तो देखिए कितनी मज़ेदार एक ये जर्नी रही है। कैसे हमारे एंसेस्टर कहाँ गए होंगे, कहाँ से आए होंगे। हम खुद यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं और जैसे अभी हरिंदर भाई ने बताया कि आने वाले 50-100 साल 200 साल बाद कभी कोई डीएनए टेस्ट करेगा तो वो कहेगा यार तुम्हारे ट्रेस तो इंडिया में भी निकलते हैं। तो धीरे जैसे जैसे समय बीतता है चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है, बट आई एग्री टू यू कि इसको रादर यूजिंग पॉलिटिकल या फाइनेंशियल बेनिफिट, इसको एज अ नॉलेज के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे कहते हैं ना कि जो जीवन की उत्पत्ति, जीवन की जो जर्नी है उसको जानने में एक बहुत बड़ा वो मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, द बेस्ट पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। हरिंदर भाई, स्वागत है आपका। थैंक यू संदीप भाई। हरिंदर भाई, आज मैं आपके साथ एक बड़ा मज़ेदार किस्सा शेयर करने वाला हूँ। मैंने अपनी डीएनए टेस्ट करवाया माई हेरिटेज से और उसका जो रिज़ल्ट आया वो बहुत ही इंटरेस्टिंग आया है। अगर आप उसके बारे में डिटेल बताऊं तो 64% जो है मेरी वो एंसेस्ट्री निकलती है साउथ एशियन, जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, और अराउंड 7% निकलती है मेरी ईस्ट यूरोपियन और 19% निकलती है सेंट्रल एशियन, और कहीं ना कहीं जाके 1% रेड इंडियंस की भी निकलती है। क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूँ तो आई डू बिलीव कि चाइनीज़ और नेपाली एंसेस्ट्री में भी कहीं ना कहीं पार्ट आ रहा है। अब अगर मैं इसको देखूं, इस रिजल्ट को देखूं, इस रिपोर्ट को देखूं, तो कहीं ना कहीं मेरे को लगता है ये जो आर्यन माइग्रेशन थ्योरी है ये कहीं ना कहीं सही है। आपका क्या कहना है? जो आपने सवाल पूछा ना संदीप भाई, उसमें मैं इसको ऐसा कह सकता हूँ, बहुत ही सतही और सरफेस का सवाल है। जब हम सतह को कुचरते हैं तो हमें अंदर का सच पता चलता है। पहली चीज, जब हम खुद को साउथ एशियन मानते हैं तो हम अपने आप को कॉलोनियल माइंडसेट से देखने की कोशिश करते हैं कि हम यहाँ पर बैठे हो, जो साउथ एशियन एरिया, साउथ में जो एरिया है वो इंडिया है। हमें उस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है। ठीक, मैं मानता हूँ पर्सनली, हिस्ट्री, मैं साइंस का स्टूडेंट होते हुए मैं मानता हूँ हिस्ट्री भी और कल्चर और हेरिटेज ये भी गतिशील सब्जेक्ट है, ये डायनामिक सब्जेक्ट है। जो हिस्ट्री के पॉइंट्स कल सच थे वो आज सच नहीं है, जो आज सच है वो कल सच नहीं होंगे, क्योंकि नई इन्वेंशंस हो रही है, नई खोज हो रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए लोगों के रिसर्च पेपर्स आ रहे हैं। सो उससे मुझे लगता है कि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो आज का ट्रुथ है। हो सकता है 2 साल बाद नया एविडेंस आए और हमें अपनी बातों से कहीं और दूसरी जगह टर्न लेना पड़े। सो जो आपने पहला एक टर्म यूज़ की आर्यन माइग्रेशन थियोरी, उसमें ऐसा मानते हैं लोग कि सेंट्रल एशिया से स्टेपीज के उन जगहों से बहुत सारे नोमैड्स और वॉन्डरर्स, हंटर्स ये सब गए और उन्होंने एशियन सब कॉन्टिनेंट पे या फिर भारत के आसपास जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान है, भारत है, अफगानिस्तान है, उन सब जगहों पे अपना कब्जा किया। और ये एक एशियन माइग्रेशन थियोरी है। जब मैं स्टूडेंट था तब इसमें फर्म बिलीव था, क्योंकि उस जमाने का, उस दौर का सच था। अनफॉर्चुनेटली ये हिस्ट्री बहुत सारे हिस्टोरियंस को, बहुत सारी पावर्स को, बहुत सारे लोगों को सूट करती थी। क्योंकि जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तो जब वो उन्होंने अपनी कल्चर लेकर आने की कोशिश की, तो वो अपने आप को कैसे जस्टिफाई करते कि हम उसी तरह से आए जिस तरह से तुम लोग पहले आर्यंस आए थे। तो उन्होंने कॉन्टिनेंट में लोगों में डिवाइड पैदा करने के लिए, कास्ट्स में डिवाइड पैदा करने के लिए, नॉर्थ साउथ में डिवाइड पैदा करने के लिए, जो द्रविडियन और आर्यन और द्रविडियंस में डिवाइड पैदा करने के लिए दे थॉट कि आर्यन माइग्रेशन थियरी एक बहुत अच्छा टूल है, एकेडमिक टूल है, जिससे लोग आज आप देख सकते हैं, आज सवर्ण और दलित का जो बहुत बड़ा मुद्दा वो भी इसी को लेकर है, क्योंकि ये सारे पॉलिटिकल टूल्स हैं जो लोगों को सजेस्ट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली मैंने जैसा कहा, कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, सिविलाइजेशंस, ये मतलब कुछ क्षणों के लिए सत्ता के साथ हो सकते हैं, पॉलिटिकल टूल बन सकते हैं, पर लंबे समय तक आप इनको बांध के सत्य तो ऊपर आ जाता है। सच है। आपने डीएनए से शुरू किया जी, तो मैं भी डीएनए के एग्जांपल दे देता हूँ कि हिसार से 300 किलोमीटर दूर हरियाणा में राखीगढ़ी एक जगह है। वहाँ पर एक्सकेवेशन हुआ, वहाँ पर कुछ फ्रेश एविडेंसेस में ये कि एक लेडी का कान के पास का उन्होंने फ्लैश मिला, वहाँ से उन्होंने डीएनए टेस्ट किया, वो अराउंड 12,000 ईयर ओल्ड है। अच्छा। और वो जो स्टॉक है वो भारतीयों में मूलतः पाया जाता है। सो हम कह सकते हैं कि हम 12,000 साल पहले से जो
लोग वहाँ रहते थे वही पूरे इंडिया में फैले हुए हैं आज के ठीक। ज़माने में। सो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग है। सेल नाम की मैगजीन है जिसके अंदर ये आर्टिकल पब्लिश हुआ जी। और उन्होंने डिटेल में इसके बारे में डिस्कस किया कि ये साइंटिफिक एविडेंस किन किन पर्पस के बारे में बताता है। इवन ये जब आप देखेंगे तो ऐसा नया कॉन्सेप्ट भी है कि इन नए डीएनए के बेसिस पे और क्या किया जा सकता है। हो सकता है कि हम 2-3-5 साल के अंदर हम नई चीज़ों को हम देखें। एक क्वेश्चन है हरिंदर भाई, जो अभी आपने राखी गढ़ी के बारे में बताया, तो जिस औरत के डीएनए से इन लोगों ने मैचिंग करी, पर एक जो पार्ट एक डीएनए का हम जो नॉर्थ इंडिया, हालांकि मैं इसको मानता नहीं हूँ इस चीज़ को नॉर्थ साउथ, लेकिन क्योंकि अभी हम डीएनए की या माइग्रेशन की बात करें तो इसके लिए मैं टर्म यूज़ कर रहा हूँ। तो जो हम नॉर्थ इंडियंस के जो डीएनए में एक बहुत बड़ा मेजर पोर्शन आता है जो RA1, जो एक क्रोमोजोम होता है RA1, वो हम नॉर्थ इंडियंस में है, तो वो उस लेडी का जो डीएनए था उसमें नहीं मिला। हालांकि जो कुछ अदर मेजर पार्ट्स है जो हम साउथ एशियंस वालों के जो डीएनए में होते हैं वो वहाँ मिले हैं। तो ये जो कहते हैं कि माइग्रेशन हुआ, आए, मिक्सअप हो गए, तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सही तो हो सकता है। एब्सोल्यूट कुछ भी नहीं। इस चीज़ से कोई इनकार नहीं कर सकता दुनिया के किसी हिस्से में कि लोगों का माइग्रेशन नहीं हुआ, लोगों में मिक्सिंग नहीं हुई, या एक जगह से दूसरी जगह लोगों ने ट्रैवल नहीं किया हो। ये हमेशा हुआ और हमेशा आगे भविष्य में होता रहेगा। पर जिस हिसाब से, जिस लेवल पे मैस माइग्रेशन के बारे में कहा जाता है, मैं उससे अब मतलब जो प्रेजेंट में जो एविडेंसेस हैं उनसे मुझे ऐसा लगता है कि वो मैस आर्यन माइग्रेशन थियरी जो पहले मानी जाती थी, मैं उससे इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे ऐसा लगता है कि वो एक बहुत पुरानी पास्ट की चीज़ हो गई है। सो मुझे ऐसा लगता है कि हमें अब नए दौर में नए तरीके से उस पर सोचने की ज़रूरत है। तो आर्यन माइग्रेशन का, क्योंकि मैं भी आपकी तरह से एग्री करता हूँ, ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि अचानक से आज सुबह सुबह लोग उठे इंडिया में और देखा कि आर्यन आर्मी आ गई और उन्होंने टेक ओवर कर लिया। ऑब्वियसली ये हज़ारों साल की स्लोली माइग्रेशन वगैरह हुई है। कोई कहता है कि वाया सेंट्रल एशिया से आए हैं, कोई कहता है सीधा ईरान की तरफ से आए हैं। खैर वो एक डिटेल्ड वो है, लेकिन सबसे मज़ेदार बात ये है कि जैसे घोड़ों की बात करते हैं तो बड़े सारे आर्कियोलॉजिकल ऐसे एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले हैं जो ये प्रूव करे कि इंडिया में घोड़ों को यूज़ करा जाता था लड़ाइयों में या वैसे ही डे टू डे में। हालांकि यूरोपियन कल्चर में घोड़े जो हैं हज़ारों साल से हैं। तो क्या आर्यन जब आए अपने साथ वो अपनी कहानियाँ, अपना इतिहास लाए, जो इवेंचुअली जब उन्होंने वैदिक समाज या वैदिक काल जब शुरू हुआ इंडिया में, तो वो फिर घोड़े हमारी, जैसे हम बोलते हैं कि महाभारत या रामायण की लड़ाइयों में घोड़े और वो चैरियट्स होते थे पूरे, तो क्या आपको लगता है कि वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं इसी थ्योरी के चलते डेवलप हुई इंडिया में, या पार्ट ऑफ इंडिया ही रहे होंगे? कई जगह नहीं मिले। मोहनजोदड़ो में घोड़े का एक क्ले मॉडल मिला है। ठीक। बहुत पुराने, अराउंड 4000 BC में यूक्रेन में हॉर्सेस के डोमेस्टिकेशन के प्रूफ्स मिले, एविडेंसेस मिले। हाँ जी। उसके बाद ही हॉर्सेस को लोगों ने यूज करना शुरू किया है। हॉर्स को संस्कृत में कहते हैं अश्व। अश्व, हाँ जी। और अश्व शक्ति मीन्स हॉर्स पावर, एक बहुत पॉपुलर टर्म है ये। जब किसी मोटर की, किसी कार की, हम हमेशा कहते हैं कि इतने हॉर्स पावर की। आप विश्वास नहीं करेंगे, संस्कृत में जो अश्व है, जब वैदिक काल में जब उसका यूज किया जाता था, अश्व का मतलब होता था स्पीड। अच्छा। अश्व शब्द का मतलब होता था स्पीड। और कई ऐसे एविडेंसेस मिले, जैसे व्हील है, जो आपने कहा कि उस टाइम पे जैसे रथ होते थे, व्हील से वो भी राखी गढ़ी और आसपास के कई जगहों पे मिले हैं। हमें कई ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम, इन सारी चीज़ों को सिर्फ एक आध छोटी चीज़ के बेसिस पे नहीं रख सकते। मैं कुछ 5-7 चीज़ें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। ठीक। जो नया कॉन्सेप्ट आया वो ये है कि पहली चीज़ तो जो इतना मैस माइग्रेशन हुआ लोगों का एक जगह से दूसरी जगह पे, लोगों की कलेक्टिव मेमोरी में वो कहीं पर भी नहीं है। भारत सबसे खूबसूरत देश है जिसमें श्रुति थी, मतलब एक आदमी मतलब जनरेशन्स तक लोग स्टोरीज को याद रखते थे बिना लिखे, और वो कलेक्टिव मेमोरी में रहती थी। चाहे वो रामायण हो, वेद हो, पुराण हो, महाभारत हो, सारी चीज़ें लोगों ने श्रुति में याद रखी हो। ऐसी कलेक्टिव मेमोरी में कहीं पर भी ऐसा कोई एविडेंस नहीं है जो ये सजेस्ट करता हो कि वो मैस माइग्रेशन आर्यंस का सेंट्रल एशिया से कहीं इंडिया में हुआ। दूसरा, इन सारे एविडेंसेस के बाद में लोगों को ऐसा भी लगता है कि
आर्यंस जो थे या वैदिक कल्चर के जो लोग थे वो बहुत अर्बनाइज्ड लोग थे, बहुत आर्यन का मतलब ही पॉश है। पॉश है, अर्बनाइज्ड लोग थे हाँ। और बहुत अच्छे से एक शहरों में जिस तरह से होता है ना, वेल डेवलप्ड रहते थे, कल्चर्ड लोग रहते थे। आप उनकी तुलना जब आप नोमैड से करते हैं, हंटर गैदरर से करते हैं या फिर बारबेरियन से करते हैं, तो मुझे लगता है कि ये अपनी खुद की जड़ों को कोसने जैसा है। हमारे पूर्वज आर्यन इतने मान रहे और हम उनको कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस तरह के क्या कहते हैं, अनसिविलाइज्ड लोग थे, जबकि आर्यन तो बहुत सिविलाइज्ड लोग थे। एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो मुझे पक्ष लगता है वो है एक वर्ड, उसका नाम है सप्त सिंधु। ठीक। सप्त सिंधु मीन्स 7 नदियों का देश। पंजाब 5 नदियों का देश है, लेकिन 7 नदियां हैं, जिसमें इवन सरस्वती नदी भी है। सरस्वती नदी के किनारे बहुत सारे वेदों की ऋचाएं लिखी गई, वेद लिखा गया। और जैसा मैंने कहा था, राखी गढ़ी हो, चाहे राजस्थान हो, हनुमानगढ़, पीलीबंगा, कालीबंगा, नीचे आप गुजरात में धोलावीरा, सब जगह जाएंगे तो ये एक पूरा आपको एरिया मिलेगा। पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, ये बाकी जगहों की एरिया मिलेगा जो आपको ये सजेस्ट करता है कि ये एरिया आर्यों का या वैदिक कल्चर का बेसिक स्रोत था। मतलब वहीं से ये सारी चीज़ें शुरू हुई है और उसके बहुत सारे एविडेंसेस हैं। और जब सरस्वती नदी सूखी, दैट वाज द फर्स्ट मैस माइग्रेशन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। मतलब फिर वहाँ से लोग मूव हुए गंगा और जमुना के दोआब के क्षेत्र में, वहाँ से कल्चर ने एक दूसरा पक्ष लिया। मैं इस चीज़ से इत्तेफाक नहीं रखता कि भाई आर्यंस उससे पहले कहाँ से आए। साइंटिफिक एविडेंस ये कहता है कि लगभग 12,000 साल पहले हमारा जो आर्यंस का जो स्टॉक है वो और बाकी का जो स्टॉक है, जो वेस्ट में जो लोग गए हैं, वो स्टॉक उसी टाइम सेपरेट हो गया। जो हमारा इरेनियन फार्मर्स का या इरेनियन जो लोगों का जो स्टॉक मिलता है वो 12,000 पहले सेपरेट हो गया हमसे। मैं इस पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और शायद भूल जाऊंगा, वो है जो आप पहले कह रहे थे मेरे से, लैंग्वेज का। ऐसा एक वर्ड है साइंस यहाँ पे, प्रोटो इंडियन यूरोपियन लैंग्वेज। ठीक। और आज जो भी लैंग्वेजेस इंडो से लेकर बांग्लादेश तक जितनी भी लैंग्वेजेस बोली जाती है वो सब उस प्रोटो इंडो यूरोपियन फैमिली जी। ये कॉन्सेप्ट वेस्टर्न्स ने दिया कि ये एक स्टॉक था जो सेंट्रल एशिया में कहीं था और उसी से फिर ओल्ड अवेस्तान लैंग्वेज जो इरेनियन लैंग्वेज की प्रोटो है, संस्कृत, लैटिन, ग्रीक, इंग्लिश या हिंदी या ब्राह्मी लिपि, ये सारी लैंग्वेजेस उस प्रोटो पीआईई से बनी है, मैं इसको मानता हूँ। और इस लैंग्वेज के बेसिस पे लोगों ने ऐसा कहा कि भाई ये लोग जिधर मूव करते गए उन्होंने उस लैंग्वेज को और फर्दर डेवलप कर दिया और दे बिकम न्यू लैंग्वेजेस। उसमें मेरा ऐसा भी मानना है कि जो लैंग्वेजेस संस्कृत या ब्राह्मी जो इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलर हुई, तमिल जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है, जो सिविलाइजेशन के हिसाब से पूरे वर्ल्ड में सब वन ऑफ द ओल्डेस्ट लैंग्वेज है। मैं एक सिंपल बात कह देता हूँ आर्यन द्रविड़ की आगे इसलिए कह देता हूँ, जब आप साउथ इंडियन लैंग्वेजेस और संस्कृत को देखेंगे तो उनकी जो वोकेबलरी है उसमें सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटी है। उनके जो वर्ड्स हैं, संस्कृत के वर्ड्स और साउथ इंडियन लैंग्वेजेस के वर्ड्स बहुत सिमिलर है। दूसरी चीज़, ऐसा कैसे हो सकता है कि वैदिक काल के लोग जो बहुत अर्बन थे, बहुत डेवलप थे, एलीट क्लास के थे और बहुत डेंसली पॉपुलेटेड थे सिटीज़ में, वो स्कैर्सली पॉपुलेटेड नहीं थे, एक दो गांव ढाणी में नहीं रहने वाले लोग थे। ऐसा कैसे हुआ कि कोई नोमैड्स आए, उन्होंने उन पे ओवर पावर किया और उनकी लैंग्वेज वगैरह सब कुछ उन्होंने बदल दी? क्या ऐसा संभव है? नहीं है। ये जब आप 1, 2, 3 जो छोटे छोटे एरियाज हैं उनमें आप सोच सकते हैं, पर जहाँ बहुत डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज है वहाँ आप कभी भी सब कॉन्टिनेंट इतना बड़ा आप कभी भी नहीं सोच सकते। अच्छा, तो हरिंदर भाई, तो ठीक है, ये आए तो संस्कृत जैसे कि अक्सर बोला जाता था कि सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज है तमिल और संस्कृत, तो आर्यन यहाँ आने से पहले क्या बोलते थे? और यहाँ पे अगर उन्होंने संस्कृत बोली तो उनके यहाँ आने के बाद वैदिक काल क्यों बोला जाता है उस काल को? और जैसे आप बोलो कि लोग बोलते हैं कि वेद भी आर्यंस ने लिखे। अगर हम रिलीजियसली देखें तो हिंदुओं की जो सबसे होली जो 4 बुक्स हैं वो 4 वेद हैं, तो वो भी आर्यंस ने लिखी। आर्यन अगर बाहर से आए और हम ये बोलते कि हिंदू जो हैं वो हम यहीं के लोग हैं,
जो कि द्रविडियंस हुए, वेद लिखे आर्यंस ने, तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, इस पे क्या बोलोगे आप? मैं इस पे ये कहूँगा जो प्रेजेंट एविडेंसेस उनके बेसिस पे, पहली चीज़ मैं द्रविड़ और आर्य में कोई भेद नहीं मानता, जी। सेम स्टॉक से गए हुए हाँ लोग जी। हैं। और मैंने अभी लैंग्वेज का एक एविडेंस दिया कि संस्कृत में और इंडो यूरोपियन तमिल पार्टी, हाँ लैंग्वेज जी। में और बाकी में इनके जो वर्डिंग्स, इनके जो वर्ड्स हैं, इनके उसमें कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, इनकी वोकेबलरी में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। सेकंड जो डिफरेंस आपने कहा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि मेरा मत है आर्यंस बाहर से नहीं आए, वैदिक पीपल ही आर्यन लोग थे। ठीक। सप्त सिंधु मीन्स इन 7 नदियों के किनारों पर बैठकर अलग अलग लोगों ने अलग अलग वेदों की ऋचाएं लिखी। ऋग्वेद लिखा सरस्वती नदी के किनारे बैठ के। जब आप वेदों को पढ़ेंगे तो आपको गंगा और जमुना का डिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगा। गंगा हार्डली, शायद सरस्वती का बहुत है उसमें। अंत में कई वेदों में शायद 2-4 जगह कहीं आई होगी। और सरस्वती का वर्णन सिंधु का इनफैक्ट वर्णन 100 बहुत से है। ज़्यादा देशों, 100 से ज़्यादा जगहों पर सरस्वती का वर्णन है, सिंधु का वर्णन है। सो ये साबित करता है कि ये सारी चीज़ें, किताबें या सारी ऋचाएं लिखी गई सप्त सिंधु के इस देश, सप्त सिंधु इस प्रदेश में, जो आज प्रेजेंट पाकिस्तान और इंडिया के नॉर्थ बॉर्डर इंडिया का पे जो, इस पे जी। है। राजस्थान के अंदर है, सिंध के अंदर है, पंजाब के अंदर है, इस पूरे बॉर्डर में ये सारी चीज़ें लिखी गई। और वही वैदिक काल के लोग थे। जैसा मैंने कहा था कि लैंग्वेज डेवलप होती जाती है। ब्राह्मी लिपि जो भारत में बहुत पॉपुलर है, जिसको अशोक ने पूरे भारत में हर जगह जिसके स्तंभ लगवाए, वो ब्राह्मी लिपि का निकास भी इसी वैदिक परंपरा से निकला है। वो उस लैंग्वेज से बहुत सिमिलर है। सो ये भी एक एविडेंस है जो हमें उस कंटिन्यूटी को बताता है। हमें मोटा मोटी एक बहुत अच्छी चीज़ ये समझनी है पहली, कि पिछली मतलब 8000 BC या 12000 BC, मतलब आज से कम 14,000 साल पहले क्या सिचुएशंस रही होंगी। आज की प्रेजेंट सिचुएशन ये बताती है कि 14,000 साल पहले एक बहुत बड़ा जेनेटिक स्टॉक था जो अलग अलग जगह सेपरेट हुआ। वो कहाँ हुआ और कैसे हुआ वो डिबेटेबल हो सकता है, उसके एविडेंसेस है। पर 8000 BC जब वैदिक सभ्यता का या प्रारंभ हुआ, उससे लेकर 3000 तक BC तक कोई ऐसा मैस इन्फ्लक्स नहीं हुआ। इसके कई सारे एविडेंसेस हैं। जैसे एक एविडेंस है पॉटरी और कल्चरल जो एविडेंस है, वहाँ पे जो पॉटरी बनी, वो ऐसा लोगों ने देखा कि उन जितने भी एविडेंसेस मिले उनमें एक सिमिलैरिटी और सेम पैटर्न मिला। इसका मतलब वो ये प्रूव करता है कि सेम ही तरह के लोग एक ही थे। हाँ जी। लोग एक ही तरह के, उनकी लैंग्वेज की सिमिलैरिटी थी। तीसरा, फायर अल्टर्स मीन्स वैदिक लोग यज्ञ में विश्वास रखते थे, तो वो फायर अल्टर्स बनाते थे। आप 8000 BC और उस टाइम पे वेस्ट में भी कई देशों में आप जब फायर अल्टर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि उनकी ज्योमेट्री, उनका सिस्टम ऑलमोस्ट सिमिलर है। हम इस पे बाद में आएंगे कि वो यहाँ से सप्त सिंधु में गया, सप्त सिंधु से बाहर आया। ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक हम बात है, रिवर्स माइग्रेशन भी एक। हाँ। दूसरा आपने संस्कृत का कहा, तो मैं रिवर्स माइग्रेशन का मैं सिंपल बता सकता हूँ कि संस्कृत जो आज बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, यदि उसका वन ऑफ द मोस्ट एंशिएंट, आपको यदि कोई एविडेंस चाहिए जो लिखी हुई संस्कृत है, यू विल फाइंड दैट इन सीरिया। सीरिया में? वाओ। जो सबसे एंशिएंट यहाँ ब्रिटिश म्यूजियम में रखी है, सीरिया। और वो संधि है दो राजाओं के बीच, हित्तीज और मितानीज के बीच में। अच्छा, हाँ, उन्होंने ये संधि की। अच्छा, वो संस्कृत में थी? वो संस्कृत में भी उन्होंने इंद्र और बाकी देवताओं को साक्षी रखकर ये कहा कि भैया अब हम युद्ध नहीं करेंगे, और उन सारे राजाओं के नाम संस्कृत में। इस पर हम बाद में अलग से चर्चा कर सकते हैं। पर वो किन वर्षों में हुआ, किन सालों में हुआ, ये रिवर्स माइग्रेशन का नतीजा है या वहाँ से यहाँ आया, इस पर चर्चा की जा सकती है। पर हमें ये दिल खुला रखना पड़ेगा कि जब हम पहले कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं और बाद में उसके पक्ष में एविडेंस कलेक्ट करें, वो गलत प्रथा है। पहले हमें खुले दिल से एविडेंस कलेक्ट करना चाहिए, फिर हमें उस पर बोला जाना चाहिए। यदि मैं नेक्स्ट कहूँगा तो ये कह सकता हूँ कि आपने पूछा था ऋग्वेद पे, 1900 BC में सरस्वती नदी सूख गई। 1920 में? 1900 BC में। अब सॉरी भी, हाँ ठीक। आज से लगभग 4000 साल पहले ऋग्वेद का काल। इसका मतलब जब ऋग्वेद लिखा गया था तब सरस्वती नदी थी। तो वो उससे पहले का काल था।
उसके बाद ही वो पहला मैस माइग्रेशन हुआ जो वेस्ट से ईस्ट में हुआ, पर वो वेस्ट कहाँ था? वेस्ट सब सिंधु से गंगा जमुना का दोआब का क्षेत्र था, अच्छा, तो विद इन सब कॉन्टिनेंट ही विद हुआ इन ये। सब ओके। कॉन्टिनेंट ये हुआ। नेक्स्ट जो हम कह सकते हैं वो कि एक इस तरह के एविडेंस है। एक कैनेथ कैनेडी है, उन्होंने एक यूनिवर्सिटी में रिसर्च की और उन्होंने कहा कि 8000 बीसी से लेकर 3000 बीसी तक सब सिंधु या इस पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में कोई मैस इन्फ्लक्स नहीं हुआ। ये उनकी रिसर्च ये बताती उनकी है। रिसर्च है, आप ठीक। उस पर सर्च कर सकते हैं, डिटेल में उस पर ठीक। चर्चा की जा सकती है कि उन्होंने ये प्रूव किया कि उस पर कोई मैस इन्फ्लक्स नहीं हुआ। हम्म। कोई भी कल्चर है, हेरिटेज है, सिविलाइजेशन है ना, अपनी चीज़ों को भूलती नहीं है। आप उसको वाइप आउट नहीं कर सकते, आप सुपरफिशियली चेंज कर सकते हो, पर आप उसकी कोर या उसकी आत्मा को कभी आप मिटा नहीं सकते। मैं एक छोटा एग्जांपल दूं। 8000 बीसी में या मोहनजोदड़ो की या पाकिस्तान सिंध में जो सभ्यता बनी, वो कितनी सारी सिविलाइजेशन से निकली होंगी। वो वैदिक पीपल रहे हैं, उनका माइग्रेशन हुआ, डेजर्ट हो गया, कई चीज़ें हुई। उसके बाद उनमें बुद्धिज़्म भी आया, उसके बाद उन्होंने मुस्लिम रिलीजन को एक्सेप्ट किया, पर उन्होंने कोर जो मोहनजोदड़ो की एक चीज़ थी, उन्होंने कई चीज़ों को भुलाया नहीं। और वो है जैसे कि जैसे कपड़े की जो, जब भी आप हिस्ट्री पढ़ोगे कपड़े की डिज़ाइन की, तो मोहनजोदड़ो में एक डिज़ाइन मिलती है, उसको ट्रिप फॉइल डिज़ाइन कहते हैं। अच्छा। 3 पत्तों की एक डिज़ाइन आती है और वो डिज़ाइन आज भी जिंदा है। आज भी जब आप किसी भी सिंधी कपड़े को आप लेंगे, किसी भी सिंधी शॉल या अजरक को खरीदेंगे, अजरक, आई थिंक, हाँ, तो अजरक के शॉल बड़े फेमस हैं। जब आप उनको खरीदेंगे तो आपको उस पर जो डिज़ाइन मिलेगी वो ट्रिफॉइल मिलेगी। हाँ। मैं ट्रिफॉइल को, आप इस चीज़ से, मैं धर्म से नहीं जोड़ना चाहता, मैं सभ्यता से जोड़ना चाहता हूँ। जैसे उसी मोहनजोदड़ो में उन्हें एक मूर्ति मिली या ऐसे कॉइन में मिला जिसमें जिसे हम शिव कह सकते हैं, पशुपतिनाथ कह सकते हैं, हाँ, या पशुपतिनाथ जी के एक काक से वहाँ या पर। वहाँ पर इस तरह की एक मूर्ति मिली जिसे हम शिव मान सकते हैं। और शिव पे हमेशा बिल्लू पत्र चढ़ते हैं, 3 पत्तियाँ। वो ट्रिफॉइल के उस कल्चर को आज भी सिंधी लोगों ने बड़े अच्छे से नहीं, आप सही कह रहे हो। मैंने कहीं पढ़ा है कि ये जो कारीगर हैं, ये आजकल क्या हो गया, मशीनों से बनता है, पर अभी भी हाथ से बनाने वाले बहुत कम रह गए हैं। और ये सिंध एरिया में, पाकिस्तान में, ये आज भी लोग रहते हैं, जो इसको वो कहते हैं कि जनरेशन से हम लोग करते आ रहे हैं। ऑब्वियसली इस्लाम अगर देखो तो 1400 साल पुराना है, और सब कॉन्टिनेंट में अगर आप देखो तो कोई 1000 साल पहले लोगों ने एक्सेप्टेंस शुरू करी इस्लाम की। उससे पहले तो लेकिन ये चीज़ चलती आ रही थी। तो मैंने कहा ना प्री इस्लामिक हिस्ट्री है इसकी। मैंने आपसे कहा कि लोगों में सिविलाइजेशन, कल्चर्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो फैमिलीज कैरी करती है। जी। इसको आप एकदम से स्लेट की तरह वाइप करके नई स्लेट नहीं बना सकते। जो आज इंसान है वो उसकी हजारों सालों की जनरेशन से उनके पुरखों ने जो कुछ सीखा होगा वो उसको कैरी फॉरवर्ड करता है। हाँ। आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, आज चाहे हम कारों का यूज़ कर रहे हैं, तो हम, हो सकता है कि 5000 बीसी पहले किसी ने या 10,000 बीसी पहले किसी ने व्हील का आविष्कार किया होगा, तभी तो आज हम कारों को चला पा रहे हैं। सो जो कुछ आज हैं हम, वो कहीं ना कहीं वो ancestry तो कंटिन्यूटी है। है। जी, जी, सो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप जब डिस्कस कर रहे थे कि 8000 बीसी से लेकर 2000 बीसी तक क्या कोई मैस इन्फ्लक्स हुआ जिन्होंने वैदिक पीपल को वहाँ से रिमूव कर दिया और आर्यंस ने उन पर कब्जा कर लिया, तो मेरा ऐसा मानना है ये आर्यन माइग्रेशन थ्योरी थी। और लोगों ने इसको बहुत सालों तक सराहा, बहुत सालों तक पढ़ा, और बहुत से बड़े जो हिस्टोरियंस थे उन्होंने इसको बताया। लेकिन जो नए एविडेंस आ रहे हैं वो इसको उसको बहुत अदरवाइज हो गया उसको बिल्कुल support नहीं सारी कर रहे। थ्योरी। तो देखिए कितनी मज़ेदार एक ये जर्नी रही है। कैसे हमारे एंसेस्टर कहाँ गए होंगे, कहाँ से आए होंगे। हम खुद यहाँ पे माइग्रेंट्स हैं। और जैसे अभी हरिंदर भाई ने बताया कि आने वाले 50-100 साल, 200 साल बाद कभी कोई डीएनए टेस्ट करेगा तो वो कहेगा यार तुम्हारे ट्रेस तो इंडिया में भी निकलते हैं। तो धीरे जैसे जैसे समय बीतता है चीज़ें कॉम्प्लिकेट होती है। बट आई एग्री टू यू कि इसको रादर यूजिंग पॉलिटिकल या फाइनेंशियल बेनिफिट, इसको एज अ नॉलेज के लिए यूज़ करना चाहिए, जिससे कहते हैं ना कि जो जीवन की उत्पत्ति, जीवन की जो जर्नी है, उसको जानने में एक बहुत बड़ा वो मिलेगा। बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, थ्योरीज चलती आती हैं, कुछ सूट करती हैं लोगों को, कुछ सूट नहीं करती हैं, बट जो सत्य है वो सत्य रहता है। तो इतिहास जो है वो
सत्य के बेस पे ही चलता है और चलना चाहिए। तो आई होप आपको ये डिस्कशन अच्छा लगा होगा। और हरिंदर भाई को तो खैर हम छोड़ेंगे नहीं, आगे बहुत सारे इन पे टॉपिक्स हैं। अगर मैं बात करूं तो कम से कम 300-400 घंटे उससे भी ज़्यादा की डिस्कशन हो सकती है अगर हरिंदर भाई को पकड़ के बैठें तो आप प्लीज़ बताइएगा अगला टॉपिक किस उस पर हम लोग डिस्कस करें। और जुड़े रहिए और मिलते हैं आपके साथ। बेस्ट नमस्कार। प्रैक्टिस पे। नमस्ते। ये एक्चुअली नया चैनल है, हाँ ठीक द है। बेस्ट पॉडकास्ट। अच्छा सॉरी सॉरी।